सांसद जो रिजर्व कोटे से आते हैं और पिछले 70 सालों से SC, ST, OBC माइनॉरिटीज पे जुल्म होता है, नाइंसाफी होती है और ये सदन में चुप रहते हैं। आज हमने जो आंकड़े निकाले हैं, 147 सांसद ने अपने नामांकन फॉर्म में संसद के लोकसभा चुनाव में ये लिखा हुआ है कि हमारा आय का साधन खेती बाड़ी है। पिछले 80 दिनों से किसान आपके बॉर्डर पर बैठे हैं और ये 147 सांसद और ये 131 सांसद सदन में चुप क्यों रहते हैं? ये लड़ाई केवल सड़क पे ही होगी या सदन में भी होगी? इसका जवाब कल एक मीटिंग हुई थी, ये सवाल हमने उठाया था और एक शब्दों में कहें तो तनखैया लोग हैं और ये अभी की बात नहीं है। जब डॉक्टर अंबेडकर थे उस जमाने में भी लोग नहीं बोलते थे, क्योंकि खास तौर से पॉलिटिकल पार्टीज SC, ST जो रिजर्व जो सीट होते हैं वैसे लोग को चुनकर लाते हैं। पहले रीढ़ उसका चेक कर लेते हैं इंजेक्शन लगा के कि इसमें रीढ़ तो नहीं है, कहीं बोल तो नहीं देगा। तो वैसे लोगों को चेक करके लाते हैं कि आप आओ, संसद में बैठो, समाज के नाम पर आओ, लेकिन काम हमारा करो। समझ रहे हैं? उनको मैं जानता हूँ बहुत नेताओं को, वो हर समय अगले बार मेरे टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका चिंता रहता। तो मालिक का गुलामी नहीं करेगा तो और क्या करेगा? अभी आपने देखा बिहार में एक मंत्री महोदय गए थे तो उनको अटेंडेंट वहां पे वेलकम किया, वहां पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं था। तो ये मान के चलिए, देखिए जिसका समाज जिंदा होता है ना उसकी राजनीति भी जीवित होगी। ये मान के चलिए वो नहीं बोलेंगे, हमें समाज से अपील करना, जिन बोलेंगे तो उनका स्वागत है। हम नेताओं से बात करने जाते हैं कि भाई चाहे रोस्टर का सवाल रहा तब भी बात करने गए, चाहे SC, ST एक्ट वाला सवाल था तब भी बात करने गए। जिसमें हिम्मत है, जिसमें जमीन जगह है। अब राजेंद्र पाल गौतम जी भी तो दिल्ली सरकार में मिनिस्टर भी हैं, विधायक हर प्रोग्राम में रहते हैं, बोलते हैं होगा मंत्रालय रहे न रहे, विधायकी रहे न रहे, लेकिन चेहरा भी तो दिखाना है। तो अभी ऐसे ऐसे लोगों का भी जमीर मरा हुआ है, वो लोग तनखैया हैं, मालिक की गुलामी कर रहे हैं, उन्हीं के हाथ से। अब कहिए आप तो राष्ट्रपति ही दलित है और प्रधानमंत्री ही पिछड़ा है। तो ये लोग यही होता है पूरा लीला, इसको हम बोलते हैं, ये जनेऊ लीला है कि आप ही से आपका डेथ वारंट लिखवाएगा, आप ही से लिखवाएगा डेथ वारंट। वो पिछड़ा प्रधानमंत्री कह रहे हैं, राष्ट्रपति दलित है, सोशल जस्टिस मिनिस्टर दलित है, तमाम लोग हैं, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो किसान समुदाय के हैं। तो इस लीला को समझना है, ये लोग नहीं समझेंगे तो हम लोग चुप थोड़ी बैठेंगे। आवाजें हमें उठानी है, लोगों के पास जाना है, समाज को जिंदा करना है, समाज को एक्टिवेट करना है। अगर ये नेता नहीं सुधरेंगे तो ये देखिए ऐसा है, वैकेंसी कभी खाली नहीं रहता, नहीं सुधरेगा, नहीं बोलेगा, हम लोग समाज में काम करते हैं, बौखलाहट है तो वो पूरा कोई ना कोई विकल्प पेश कर देगा। नेता तो आंदोलन, टिकट देने से नेता, ये लोग टिकट वाले नेता है, आंदोलन से नेतृत्व पैदा होता है। आज न कल समाजी विकल्प खड़ा कर देगा, इन लोगों की दुकानदारी बंद कर दी जाएगी। तो ये सवाल है, अगर उनसे अपील है, अगर नहीं बोलेंगे, अगर मालिक की ही नौकरी करनी है तो आइए फिर देखते हैं, हम लोग बात करते हैं। और कोई किसी का कोई सवाल? सर, जख्म पे जख्म दिए जा रहे हैं और उसको सहन करने की मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष की आदत पड़ गई है। तो इन जख्मों को कैसे खत्म किया जाएगा? सभी लोग मंच पे आके कहते हैं एक हो जाओ, एक हो जाओ। जो हमारे जो SC वर्ग के लोग हैं वही एक नहीं हो रहे हैं, जो नेता है वो एक नहीं हो रहे हैं। एक मैं समझता हूँ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार हो रहा है और राजनीति से हटके समाज के लोग धीरे धीरे इस सच को समझ रहे हैं कि अगर हम बिखरे रहेंगे तो शोषण और ज़्यादा बढ़ेगा। मैं अंदर की बात यह कि सारे समाज के संगठन, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति के, पिछड़े वर्ग के, अल्पसंख्यक वर्ग के हों या गरीब लोग हों दूसरे वर्गों में, वो सब कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। और आने वाले समय में इतनी बड़ी ताकत देश के अंदर बन जाने वाली है कि कोई भी सत्ताधारी पार्टी देश की जनता को इग्नोर नहीं कर सकती। और भारत के संविधान को जिस तरीके से ओवररूल करके और मनुस्मृति का शासन लाने की कोशिश की जा रही है, इसकी ईंट से ईंट बजाई जाएगी, इसके खिलाफ लड़ा जाएगा, संवैधानिक तरीके से लड़ा जाएगा। और हम ऐसे लोगों को आने वाले समय में, देश की जनता जागरूक हो रही है, ऐसे लोग संसद और विधानसभा में नहीं पहुंच पाएंगे जो लोग अपने समाज के हक अधिकार की बात को नहीं रखते हैं। सर, बात यहाँ आती है कि हम आ तो रहे हैं, मंचों पे भी आ रहे हैं, लेकिन मेरी पब्लिसिटी ना हो, मेरे को जनता ना जाने, लेकिन मैं आपके साथ में हूँ। नहीं, आप देखिएगा धीरे धीरे मुझे लगता है ये जो डर जिन लोगों के दिमाग में है वो डर भी खत्म हो रहा है, क्योंकि डर तो कुर्सी की वजह से है ना। तो कुर्सी तो वैसे भी जाएगी, फिर कुर्सी तो वैसे भी जाएगी, फिर छीनी जाएगी।
तो लोगों को आना ही पड़ेगा अपने, कम से कम देश के लिए, बाबा साहेब के संविधान के लिए, अपने समाज के हक अधिकार के लिए इस लड़ाई को संवैधानिक दृष्टि से लड़ना ही पड़ेगा। सर, आपको ये नहीं लगता कि जो आरक्षण है जो लोकसभा के लिए, वही दलित हैं देश के, उनके ऊपर एक कोड बन गया है और एक तरीके से नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कि वो कोड बन गया। अभी भी बहुत लोग वहाँ बात को मजबूती से रखते हैं। अगर ज्यादा संख्या वाले लोग नहीं बोल रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यवस्था खराब है। व्यवस्था को अगर खराब कहोगे तो फिर तो सब कुछ छिन जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा। सर, आप दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, जो डलहौजी ने काम कर सका वो काम कर देंगे, बस कमीशन तो दो, इस देश को आपके नाम कर देंगे, इसके ऊपर टिप्पणी कर दीजिए। मैं समझता हूँ कि जो केंद्र की सरकार है वो निसंदेह वो सारे काम कर रही है जो अंग्रेज ना कर पाए, और इसके लिए देश को के लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। जो एक परिकल्पना कॉन्स्टिट्यूशन में की गई थी कल्याणकारी राज्य की, तो कल्याणकारी राज्य अब बचा नहीं है। हम उसमें क्लियर है सोशल स्टेट, लेकिन अब सोशल स्टेट कहाँ रहेगा जब पूंजीवादी स्टेट बनता जा रहा है। और ये इसलिए बन रहा है जो कि ज़्यादातर मेजोरिटी में लोग चुप हैं। लोग धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे इस कदर बढ़ जाते हैं, उनको ये पता ही नहीं लगता कि तुम अपने ही गर्दन कटवा रहे हो, आप अपने ही बच्चों के गले घोट रहे हो। भाई लोग, मैं समझता हूँ मानवता सबसे बड़ा धर्म है। आप किस धर्म की बात कर रहे हैं? इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। इंसान की कदर करे, एक दूसरे के हक अधिकार की रक्षा करे, एक दूसरे के अधिकारों की इज्जत करे, तो देश मजबूत होगा ना। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को ये समझ आ जानी चाहिए कि हमें जाति और धर्म के नाम पे बंटने की बजाय, या जो फर्जी राष्ट्रवाद का जो नारा लगाते हैं उनसे जागरूक होने की जरूरत है कि असली देशद्रोही यही हैं। जो फर्जी लोग जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, असली देशद्रोही यही लोग हैं, क्योंकि इनके व्यवहार में, इनकी पॉलिसी में इंसानियत नजर नहीं आती, मानव कल्याण नजर नहीं आता, इनमें जरा सा भी संवेदना नहीं है, दर्द नहीं है। यही लोग हैं जो इंसान को मार रहे हैं। टीका लगाएंगे एक लंबा सा और गमछा डालेंगे गेरू कलर का, और भीड़ के रूप में जाके किसी को भी मार देते हैं, और प्रशासन वहां चुप हो जाता है, और कुछ नेता ऐसे लोगों को अपने यहाँ सम्मान देते हैं बुलाकर। इस वजह से देश बर्बाद हो रहा है। मैं समझता हूँ ऐसे लोगों से जागरूक होने की जरूरत है, और सब लोगों को, अगर सब एकजुट होंगे, सब अपने अधिकार को समझेंगे, तो मैं समझता हूँ जरूर हम भारत को बचा पाएंगे, भारत के संविधान को बचा पाएंगे, और मरती हुई संवेदनाओं को हम जिंदा रख पाएंगे। सर, मैं माफी चाहता हूँ, मैं दे रहा हूँ, कल का शेड्यूल बता दीजिए। जो कल सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर सब लोग समाज के इकट्ठे हो रहे हैं इस लेटरल एंट्री के खिलाफ। इस जो प्राइवेटाइजेशन जिस तरह बढ़ रहा है, जो सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं, उसके खिलाफ पूरे समाज के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हम लोग सरकार को 16 फरवरी 2021 को सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर। रिपीट कर दीजिए सर। 16 फरवरी सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर। थैंक यू। एक बार यहाँ पर देख के भी एक बार ये चीज बोल दूं। मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, सभी समाज के लोगों से निवेदन करूंगा, जो लोग न्याय पसंद लोग हैं, जो समता मैत्री भाईचारे में विश्वास रखते हैं, वो लोग आए, क्योंकि ये देश को बेचने की साजिश हो रही है, देश के संस्थान बेचे जा रहे हैं। आप लोग कल 16 फरवरी 2021 को सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर आए, इस लेटरल एंट्री के खिलाफ, इस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, सरकारी संस्थानों को बेचने के खिलाफ। धन्यवाद, शुक्रिया। आइए, थैंक यू वेरी मच। रखेंगे। जय हिंद साथियों, मेरा अनुभव 37 साल का सरकारी अफसर के तौर पर रहा है। मैं ये जानता हूं, एक तो एंट्री जो है गवर्नमेंट में हमेशा केवल इनिशियल क्लास 1 पोस्ट पर रही है अभी तक, और ये पहला ऐसा मौका है कि इस सरकार ने पहले 9 पोस्टों का एडवर्टाइज किया और उसमें एंट्री दी। वो टेस्ट चेक था कि कितना इसका विरोध होता है, और हम उसके भागीदार हैं कि हमने उसका विरोध नहीं किया, जिससे उनकी हिम्मत बढ़ी और अब दोबारा से 30 पोस्टों की उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की है। मैं जानता हूं कि जब एक आदमी एक किसी भी सरकार में ऑफिसर रैंक पर सम्मिलित होता है, नियुक्त होता है, तो वो अपने रिटायरमेंट तक काउंट करता है कि मुझे किस किस पोस्ट तक पहुंचना है। और ये बड़े दुख की बात है कि अगर बीच में कोई भी आदमी बीच में एंट्री होता है तो उसको बहुत दुख होता है। ये सिर्फ रिजर्वेशन का मामला नहीं है, ये सब उन अधिकारियों के लिए मामला है, ये जनरल का भी मामला है, ये SC ST OBC का भी मामला है। उनको ये तो किया ही किया। आई कैन अंडरस्टैंड, मेरे को पता है कि जो उसके नीचे डिप्टी सेक्रेटरी के नीचे जो काम कर रहा होगा अंडर सेक्रेटरी, उसको कितना सहयोग देगा और क्यों देगा, क्योंकि उसने एजेंडा अपना लेना है। गवर्नमेंट में किसी प्रोजेक्ट को मैच्योर करने के लिए अगर आपको कोई स्पेशलिस्ट चाहिए तो उसके लिए कंसल्टेंट अपॉइंट होते हैं।
वो किसी प्रोजेक्ट के लिए होते हैं। अगर मान लीजिए हमने सिग्नेचर ब्रिज को बनाना है तो उसके लिए उस प्रोजेक्ट कॉस्ट में ही कंसल्टेंट की पोस्ट होती है, उसको हम पैसा देते हैं उस पोस्ट के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन अपॉइंटमेंट परमानेंटली कभी नहीं करते, सैलरी पर नहीं करते। सैलरी तो देने के बाद आपके ऊपर एक परमानेंट लायबिलिटी हो गई, और उस जो 9 पोस्ट थी उनमें से काफी लोग छोड़ के चले गए हैं। इसीलिए क्योंकि ना तो उनको ज्ञान प्राप्त होता है, जब हम काम करते हैं तो हम एक सबसे ज्यादा काम होता है एक इस लेवल पर नोटिफिकेशन जारी करने का काम। सिंपल नोटिफिकेशन हुआ, लेकिन जब प्रपोजल बनती है तो कितने डिपार्टमेंट को कंसल्टेंट करने के बाद हम उस प्रपोजल को बनाते हैं, उसमें इतने डिपार्टमेंट का उनको ज्ञान भी प्राप्त नहीं होगा जो एंट्री कर रहे हैं, इसीलिए वो लोग सक्सेसफुल भी नहीं होंगे। लेकिन ये सबके लिए काम है, और मिशन जय भीम सबके लिए काम कर रहा है। इसमें सबसे ज्यादा दुखी SC ST OBC है। वो एक हिडन एजेंडा किसी टाइम में था, अब वो क्लियर एजेंडा है कि रिजर्वेशन खत्म करना है। सरकार का एक काम होता है सोशल उसको अपलिफ्टमेंट के लिए, जो इस एजेंडे के साथ वो धीरे धीरे खत्म करती जा रही है। जैसे किसानों के बिल को पूंजीपतियों का बिल कहना चाहिए था, इसी तरह से लेटरल एंट्री कह दिया गया है, जबकि ये आरक्षण के खत्म करने का एक नया एजेंडा निकाला है, नया तरीका निकाला है। और अब अगर आप इसका विरोध नहीं करेंगे तो अगली बार ये परमानेंट हो जाएगा, और ऐसे ही एंट्रियां होंगी, अपने लोगों को प्लांट किया जाएगा गवर्नमेंट में, हम लोगों को इस अधिकार से खत्म किया जाएगा। मैं आप सबसे अपील करता हूं, ना केवल SC ST OBC को, सबसे अपील करता हूं, जो सरकार में अधिकारी हैं उनसे अपील करता हूं कि वो लोग इसके लिए आगे आए, हमारा साथ दें और सरकार को बताएं कि ये एजेंडा किस तरह से गलत है और किस तरह से आप हम उनके अधिकारों को छीन रहे हैं। मैं आप सबसे अपील करता हूं, संविधान बचाओ संघर्ष समिति के अधिकारियों से अपील करता हूं कि इसको अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें, कल हमारे साथ इस प्रदर्शन में शामिल हो। जय भीम, नमो। एक एक करके एक एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसकी योजना ये है कि आगामी 16 फरवरी यानी आने वाले कल एक बड़ा प्रदर्शन रखा गया है जंतर मंतर पर, और वो प्रदर्शन इस सवाल पर है, एक बृहत्तर सवाल पर है कि यह देश किसका है, किसके लिए इस देश में सरकारें चल रही हैं और नीतियां किन के लिए बनाई जा रही हैं। और उनमें से 3 मुद्दे जो चुने गए हैं, उसमें सबसे पहला मुद्दा लेटरल एंट्री का है, और जिसके बारे में विस्तार से हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि पहले तो यह देश कौन चलाएगा इसका मौका आपसे छीना गया। जिस शूद्र तबके की बात अभी अनिल जी कह रहे थे, शारीरिक श्रम करने वाले लोगों को, उनको इस देश को चलाने के तमाम सत्ता प्रतिष्ठान जो बनाए गए उनसे बाहर रखा गया, और थोड़े से लोग इस देश में नीतियां बनाते थे, नियम कानून बनाते थे, और उससे वो इस पूरे देश और समाज को चला रहे होते थे। संविधान बनने के पहले का भारत बिल्कुल अलग था, और संविधान बनने के बाद का भारत बिल्कुल अलग होना था। जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अगर इसे लागू करने वाले लोग न्यायप्रिय न रहे तो यह संविधान कागजों का पुलिंदा मात्र रह जाएगा। 70 साल बाद हम उस दौर में हैं और उस भूमिका में हैं जहां फूले अंबेडकर पेरियार की विरासत की वजह से हम इस भूमिका तक पहुंचे। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम कहीं प्रोफेसर बन के बैठे हैं, वकील हैं, जज हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, या अलग अलग राजनीतिक या सामाजिक भूमिकाओं को निभा रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम मूल्यांकन करें कि 70 साल बाद क्या वाकई वो संविधान कागज का पुलिंदा मात्र बचा है, या उन लोगों को भी इस समाज को चलाने में भूमिका मिलेगी जिनको संविधान के पहले सायास बाहर रखा गया था। तो उसमें एक मुद्दा सामने आ रहा है, वो लिटरल एंट्री का है। हम लोग बचपन में सुनते थे कि देश कौन चलाता है, PM, CM और DM, यानी PM और CM राजनीतिक पद हैं, और DM वो ब्यूरोक्रेसी है जो नेता को यह समझाने और बताने का काम करती कि दस्तावेज कैसे बनेंगे, देश कैसे चलेगा। दर्शन नेता देता है और बाकी काम ब्यूरोक्रेसी करती है। वो ब्यूरोक्रेसी जिसमें मांग ये हो रही थी कि पहले रिजर्वेशन लागू किया गया बहुत देर में, और रिजर्वेशन लागू करने के बाद भी देखा गया कि जो सबसे ऊपर वाले पद हैं कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक के, वहां तक लोग नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि प्रमोशन नहीं हो पा रहा था।
वो आंतरिक मामला था। कहां तो लड़ाई उस बात पर खड़ी करनी थी कि 70 साल बाद एक कैबिनेट बनता है नरेंद्र मोदी सरकार का, जिसमें 3 दर्जन से 4 दर्जन कैबिनेट सेक्रेटरी बनाए जाते हैं, जिसमें रिजर्व कैटेगरी के लोग लगभग नगण्य हैं। तो सवाल वहां जाना था कि कैबिनेट सेक्रेटरी कितने लोग हैं। अब यह हो गया कि उसे सिंगल पोस्ट बना करके लिटरल एंट्री के जरिए रिजर्वेशन को ही खत्म कर दिया गया। इसके साथ दूसरा सवाल जुड़ा प्राइवेटाइजेशन का, और प्राइवेटाइजेशन का 3 दशक का जो नियो लिबरल पॉलिसीज आई, नव उदारवादी नीतियां आई, जिनके पीछे, और वो देखना ये होगा कि वो उसी समय ये सारी आर्थिक नीतियां लागू हो रही हैं जिस समय इस देश का बहुजन सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका से आगे बढ़ करके राजनीतिक दावेदारी शुरू कर रहा था। वही 90 का दशक है और उसी समय प्राइवेटाइजेशन सामने आता है। तो ये पैरेलल एक नीति है। एक तरफ मंदिर बनाने की लड़ाई होने शुरू होगी, उसी समय मंदिर के लिए आंदोलन शुरू हुआ, और उसी समय सोशल जस्टिस की तमाम आवाजें मजबूत हो रही थी और नई आर्थिक नीतियां लागू हो रही थी। और अब हम जो 3 दशक बाद इन नई आर्थिक नीतियों से वहां पहुंचे हैं जहां पूरी तरह से पब्लिक सेक्टर, एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ये कहती है कि जहां सब सामाजिक और आर्थिक विषमता ज्यादा हो वहां राज्य अपनी भूमिका आगे बढ़ाता है कि जिसकी जेब में पैसा न हो उसे भी अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार और अच्छी दवाई मिले। लेकिन प्राइवेटाइजेशन की वजह से अब तय हो जाएगा कि आपकी जेब में कितना पैसा है, इससे आपको शिक्षा मिलेगी, दवाई मिलेगी या कुछ मिलेगा या नहीं। तो दूसरा मुद्दा प्राइवेटाइजेशन का है। प्राइवेटाइजेशन बेसिकली एंटी रिजर्वेशन, एंटी सोशल जस्टिस और बड़े अर्थों में कहें तो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए दूसरा मुद्दा प्राइवेटाइजेशन का है। हम उसमें आरक्षण की मांग करते हैं। प्राथमिक तौर पर हम निजीकरण का विरोध करने का सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उस विरोध के साथ साथ ये प्लान बी है कि अगर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो वहां रिजर्वेशन का सवाल है। और तीसरा सवाल किसानों के समर्थन का है। हम सारे लोग आज बेशक अपने हाथ से हल और हथौड़ा न चला रहे हो, लेकिन हमारी जड़ें किसानी में है। इसलिए उस किसानी का हमारे ऊपर कर्ज है कि हम जिस भी भूमिका में आज खड़े हैं, हम उस सवाल को उठाएं कि हमारे लोगों का जो हमें विरासत में मिला वो हमसे छीना जा रहा है, ताकि अगली पीढ़ी जब हमसे पूछे कि आपको तो इतना कुछ मिला था, आप एक विश्वविद्यालय में खड़े होकर बोल सकते थे, आप नेता थे, आप वकील थे, आप जज थे, अगर हम नहीं बचा पाए तो फिर आगे बचाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आप सभी से ये अपील करता हूं कि ये वक्त है बोलने का, और ये 3 मुद्दे प्राथमिक हैं और इनके आधार पर हम कल जंतर मंतर पर एक बड़े इस आयोजन में शामिल हों। और संविधान बचाओ संघर्ष समिति ने एक प्रस्ताव दिया है 7 मार्च के भारत बंद का, हम उस पर भी आपसे समर्थन मांगते हैं, क्योंकि वाकई डॉक्टर लोहिया की बात हो रही थी, मैं उनका एक कोटेशन और जोड़कर अपनी बात को विराम दूंगा कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं। बहुत शुक्रिया। अब मिशन जय भीम के राष्ट्रीय महासचिव